हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटीट्यूड। आज हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड को हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी में इसे अभिवृत्ति कहते हैं और इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नेचर ऑफ एटीट्यूड क्या होता है, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड की डेफिनेशंस क्या क्या है एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एटीट्यूड क्या है। तो पहले अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड को एक प्रकार का फिजिकल पोस्चर के रूप में लिया जाता था, यानी कि एटीट्यूड से अभिप्राय फिजिकल पोस्चर के रूप में लिया जाता था। परंतु जब से इस कंसेप्ट को सोशल साइकोलॉजिस्ट ने अपनाया है, तब से इसका अर्थ मेंटल ओरिएंटेशन के रूप में लिया जाता है। यह विश्व की एक विशिष्ट ढंग से व्याख्या करता है। सोशल साइकोलॉजी में भी यानी कि समाज शास्त्र में भी अभिवृत्ति को एक ऐसी सामान्य व आंतरिक सबवृत्ति डिस्पोजिशन के रूप में लिया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति एक विशिष्ट ढंग से व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब हमने ये देखा कि नेचर क्या होता है, यानी कि एटीट्यूड से अभिप्राय जो पहले लिया जाता था वो फिजिकल पोस्चर से लिया जाता था, और अब एटीट्यूड का अभिप्राय मेंटल ओरिएंटेशन से लिया जाता है। अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने एटीट्यूड को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित करने की कोशिश की है, यानी कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखते हैं और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग एटीट्यूड को परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वे अभिवृत्ति को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उन्होंने एटीट्यूड को किस तरीके से डिफाइन किया है। जैसा कि अब हम देखेंगे कि जब हम अभिवृत्ति संबंधी साहित्य को सर्वे करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार की परिभाषाएं आती हैं, जिसमें यूनिडायमेंशनल डेफिनेशन, सेकंड है 2 डायमेंशनल डेफिनेशन और 3rd डायमेंशनल डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि यूनिडायमेंशनल जो डेफिनेशन है वो एटीट्यूड के बारे में क्या बताती है। तो यूनिडायमेंशनल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक डायमेंशन की बात करता है, एक पक्ष की बात करता है, यानी कि इसमें सिर्फ भाव अफेक्ट एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर ही जिन मनोवैज्ञानिकों ने यूनिडायमेंशनल के अकॉर्डिंग परिभाषा दी है, यानी कि एटीट्यूड को डिफाइन करने की कोशिश की है, उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष को ध्यान में रखा है एटीट्यूड को, और वो है अफेक्टिव एस्पेक्ट। अफेक्टिव का मतलब 2 चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट और अफेक्ट। ई फॉर इफेक्ट और ए फॉर अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है भाव और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अफेक्ट की, यानी कि भाव। देखो फेल्डमैन ने इसके बारे में क्या लिखा है कि अभिवृत्ति का तात्पर्य किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता से है। यानी कि फेल्डमैन कहते हैं कि अभिवृत्ति जो है किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी अफेक्ट रखते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये इंटेंसिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड डायमेंशन में आप देखेंगे तो 2 डायमेंशन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इस वर्ग में जिन मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उन्होंने कहा है कि किन्हीं 2 विमाओं पर बल देते हैं, जैसे कि रोजनबर्ग 1960 तथा ऑस्ट्रोम 1969 ने मनोवैज्ञानिक संज्ञानों तथा भावों को अभिवृत्ति में महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना है। यानी कि उन्होंने 2 डायमेंशन बताई हैं एटीट्यूड की एक्सप्लेनेशन के लिए, जो एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए इन्होंने 2 डायमेंशन बताई। कौन कौन सी? एक तो कॉग्निशन और दूसरा भाव, यानी कि एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए ये दोनों ही होना जरूरी है। 3rd डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि अभिवृत्ति को किसी वस्तु के संबंध में 3 कंपोनेंट वाले
एक स्थायी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी वस्तु के संबंध में विश्वास जो संबंधित है वो संज्ञानात्मक संघटक से है, यानी कि बिलीफ इज रिलेट कॉग्निशन कंपोनेंट। वस्तु से संबंधित भाव, यानी कि किसी भी वस्तु से संबंधित जो भाव है उसमें कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? भावात्मक संघटक, यानी कि अफेक्टिव कंपोनेंट। और वस्तु के प्रति क्रिया करने की सवृत्ति क्रिया प्रवृत्ति संघटक है, यानी कि बिहेवियर। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एटीट्यूड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ए, बी एंड सी। ए फॉर अफेक्ट, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कॉग्निशन। लेकिन सबसे पहले आता है कॉग्निशन, सेकंड नंबर पर आता है अफेक्ट और थर्ड नंबर पे आता है बिहेवियर। कॉग्निशन यानी कि जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया था, थर्ड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग कॉग्निशन कंपोनेंट से रिलेटेड है बिलीफ। तो सबसे पहले कंपोनेंट सी, और सी कंपोनेंट किससे रिलेटेड है? आपके बिलीफ से रिलेटेड है। कॉग्निटिव कंपोनेंट रिलेट टू बिलीफ सिस्टम। सेकंड कंपोनेंट जो की है अफेक्ट। अफेक्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पे किससे रिलेटेड है? भाव कंपोनेंट किससे है? भाव है अफेक्ट से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका बी, यानी कि बिहेवियर। एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सी, ए, बी। आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, ए, बी, सी। सी फॉर कॉग्निशन, बी फॉर बिहेवियर, ए फॉर अफेक्ट। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सी कंपोनेंट यानी कि कॉग्निशन, देन अफेक्ट, देन बिहेवियर। यानी कि सी कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले आपका किसी के बारे में विश्वास होता है, फिर उसके बारे में भाव आता है और फिर आप उसके प्रति बिहेवियर करते हैं। सबसे पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति हमारा